है ना। हाँ, हरित क्रांति के कारण। अरे यार, हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है तुमको? सच सच बताना, नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही? चलो लिखो हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति के प्रमुख कारण। पहला कारण लिखो, उच्च उत्पादक बोनी किस्में। उच्च उत्पादक बोनी किस्में किसकी किसकी? गेहूं और धान, है ना। भारत में गेहूं और धान, और अमेरिका में गेहूं और मक्का। वहां बोनी किस्म नहीं थी, पर फिर भी मक्का का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया। तो हरित क्रांति के दौरान केंद्र में कौन कौन सी फसलें रही? गेहूं, धान और मक्का, है ना। दूसरा लिखो, HYV कार्यक्रम। भारत में हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, है ना। HYV कार्यक्रम। तीसरा लिखो, सिंचाई की सुविधाएं। HYV कार्यक्रम। HIV नहीं गधों, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। सुपरवाइजर हो के ऐसे ही सोच रखते हो तुम। लिखा, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार। भारत सरकार ने सिंचाई पर बहुत जोर दिया उस सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार। और अगला लिखो, कृषि में रसायनों का प्रयोग। ठीक है, तो उस समय उर्वरकों का और शाकनाशियों का, कीटनाशियों का प्रयोग बहुतायत में शुरू हुआ। इस वजह से फसलों का उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ गया, और इसी घटना को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब कई बार प्रश्न आते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा, जबकि पूर्वोत्तर भारत जो है वो हरित क्रांति से पूरी तरह अछूता। ऐसा लिखना चाहोगे? लिखो, हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिम जो दिल्ली से टच होता है वो वाला उत्तर प्रदेश, है ना। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ा, जबकि पूर्वोत्तर भारत पर हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रश्न आता है कि हरित क्रांति के प्रभाव से कौन अछूता रह गया? पूर्वोत्तर भारत। क्या लिखा तुमने? पूर्वोत्तर भारत पर हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वेरी गुड। हरित क्रांति के केंद्र में रहने वाली फसलें गेहूं और धान। अच्छा देखो, यहां दो चीजें हैं। अब
साइंटिस्ट ने सोचा कि यार हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव जो है वो अनाज वाली फसलों पर पड़ा है ना। इसमें कोष्टक में लिख लेना अनाज, गेहूं धान लिखा ना, इसके कोष्टक में क्या लिखना है, अनाज। हरित क्रांति कौन से क्षेत्र में आई, अनाज उत्पादन में वृद्धि। अपने राजस्थान में एक शब्द प्रयोग होता है खाद्यान्न। क्या प्रयोग होता है बेटा, ये 12th की किताब में लिखा है ना। अब खाद्यान्न का अर्थ होता है फूड ग्रेन्स। क्या होता है बेटा, जो कॉलेज में गए होंगे उनको पता है कि खाद्यान्न में अनाज भी आता है, दलहन भी आता है और तिलहन भी आता है। पर राजस्थान में खाद्यान्न में केवल क्या आता है, वो बाय मिस्टेक 12th की बुक में बार बार खाद्यान्न खाद्यान्न लिख रखा है। वो खाद्यान्न नहीं है, वो कौन सा शब्द है बेटा, अनाज है। ध्यान रखना, है ना। सीरियल पल्सेस और ऑयल सीड मिला के बनता है खाद्यान्न, ठीक है। 12th की बुक में बार बार लिखा खाद्यान्न फसलें नाइट्रोजन अधिक चाहिए, खाद्यान्न फसलें ये, खाद्यान्न फसलों में गिरने की समस्या। वो खाद्यान्न नहीं कहना चाहते, वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, अनाज, ठीक है। तो हरित क्रांति कौन से क्षेत्र में आई, अनाज उत्पादन। अब द्वितीय हरित क्रांति दलहन के क्षेत्र में आएगी। लिखो, द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य द्वितीय हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। फिर एक प्रोग्राम चलाया गया, देखो, BGREI, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। प्रश्न आता है कि BGRAE प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका नाम है, इसका उद्देश्य ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, मतलब पूर्वोत्तर भारत जो अछूता रह गया उसके लिए अलग से प्रोग्राम चलाया कि तुम भी आओ हरित क्रांति, है ना। तो लिखो BGREI कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना है। लिखा, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना है। फिर ऐसे बहुत सारी क्रांति आई है ना, लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, हर रंग के साथ एक एक क्रांति। तुम कहो तो लिखवा देता हूं, सच बताओ, हैं, क्योंकि इसमें से प्रश्न आता है सच में आता है, हर एग्जाम में आता है। मतलब कई बच्चे हैं ना, उनको यूं लगता है कि खाली आप मुझे मौसम जलवायु पढ़ा दो, सिंचाई पढ़ा दो, शुष्क खेती पढ़ा दो, खरपतवार, पोषक तत्व, खाद्य उर्वरक और फसलें पढ़ा दो, बीज विज्ञान और जैविक खेती, और खत्म एग्रोनॉमी। खत्म नहीं, ये 60% पार्ट है। इसलिए तो कई बच्चों के कम नंबर आते हैं। सुपरवाइजर में अपन 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 15-16 ही सही हुए टॉपर के। क्यों हुए 15-16, क्योंकि उसने इतना ही पढ़ा। अगर वो ज्यादा पढ़ के जाता ना तो 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी निपटा के आता। चलो खैर, क्या ही है, लिखो तुम तो, क्योंकि मैं जो लिखाऊंगा वो तो लिखाऊंगा, तुम्हारे कहने नहीं कहने से कोई फर्क पड़ने वाला। हाँ, कहा रे, देखो इसमें दिख रहा क्या, रेवोल्यूशन 6वें नंबर पे होना चाहिए था। ये तो हरित क्रांति हो गया। फिर इसके ये सारी चीजें लिखवा दी मैंने तुमको, देखो। ये अली लिखना है क्या, एक लाइन। हरित क्रांति के लिए भारत में लाई गई किस्म लर्मा रोजो सोनारा 64, है ना। गेहूं की प्रथम बोनी किस्म का नाम क्या था, नॉरिंटेन।
गेहूं का जीन नॉरिंटेन, धान के बोनेपन का जीन डीजीवोजेन। ये तो फसलों में पढ़ा दिया होगा। ठीक है, एक लाइन लिख लो तुम तो बस, 11 नंबर की। तुम्हारी कॉपी पूरी भर गई होगी एग्रोनॉमी की? कितना बचा है एग्रोनॉमी, ये बताओ पहले। बहुत बचा है? तो फिर अब नोट्स मिल जाएंगे तो नोट्स से पढ़ाएंगे, फिर ज्यादा लिखाएंगे नहीं, क्योंकि लिखते लिखते तुम भेरू बन जाओगे। जिसको कॉपी बनाना उसको मैं रोज होमवर्क दूंगा कि आज ये इतना टॉपिक लिख के लाना, फिर पढ़ाऊंगा। कई बच्चे मेरे पास आने वाले हैं अभी कि सर हमको लिख लिख के याद होता है, तो उनसे अपन कह देंगे कि एक बार फिर कॉपी में लिखना है, एक बार रब कॉपी में लिखना है, फिर आना है। चलो, अभी बहुत सारी क्रांति देखो। श्वेत क्रांति कौन से? अच्छा, कभी कभी क्या होता मालूम, वो पूछता ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। पर लोग क्या लगा के आते हैं? बाढ़ नियंत्रण, है ना। दूध की बाढ़ लिखो फटाफट। एक तरफ क्रांति, दूसरी तरफ संबंध, और लेफ्ट राइट चलने दो। श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन से संबंध। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने अमूल की स्थापना की। ये तो पढ़ा दिया होगा उधर पशुपालन में। इरिगेशन का वीडियो नहीं बेटा, कल वो 6-7 बेच के साथ 5 भी जोड़ दिया था, इसलिए आ गया, वो नहीं पढ़ना आपने को। ठीक है। पीली क्रांति, है ना। वैसे तिलहन उत्पादन आना चाहिए, पर अलग अलग फसलों का नाम लिख दे तो फिर सरसों लगा देना। सैम पित्रोदा इसके जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सैम पित्रोदा। बिजनेसमैन है, कांग्रेस के नेता भी है, अंकल सैम। फिर नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हाँ, अरे नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंध, है ना। कभी कभी मछली उत्पादन की जगह एक्वा कल्चर भी लिख देता है। क्या लिख देता है? एक्वा कल्चर। लिख लो एक्वा कल्चर इसके कोष्टक में। फिर हरित क्रांति तो समझ ही गए तुम। भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन, खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति फिर लिखेगा। नीली वाली में तो क्या लिखना है? मछली उत्पादन। चलो, फिर भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण, है ना। बेकरी और बिस्किट भी लिख लेना इसी में। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या? बेकरी और बिस्किट। बिस्किट वाली क्रांति कौन सी है? भूरी। लेदर और कोको वाली भी भूरी क्रांति। चलो, फिर सलेटी। काली क्रांति पेट्रोलियम पदार्थ या जैव ईंधन। कोई पूछे काली क्रांति से संबंधित फसल कौन सी है? जेट्रोपा। ऐसे दिमाग भी चलाना है थोड़ा थोड़ा, ठस बन के मत जाना एग्जाम में। अभी तो 7, 8, 9, 10, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, हैं। मैं तो खुद ही भेरू बन जाऊंगा।
लिखा बेटा? ऑपरेशन फ्लड उसी को कहा है, दूध उत्पादन वाला। फिर सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, है ना, उद्यानिकी, और उद्यानिकी में भी स्पेशल फल उत्पादन से, दोनों लिखना है। हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर में भी फल उत्पादन। लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर उत्पादन। ये तो उधर हॉर्टिकल्चर वालों ने पढ़ाई क्या, नहीं पढ़ाई? रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडा मुर्गी, और सिल्वर फाइबर कपास की। आइए आगे देखो, सब लिखवाऊंगा मैं तुमको। कहां तक लिखा बताओ? ऊपर कर दूं? तुम बचपन से ऐसे हो कि ट्रेनिंग ले रखी है? हाँ? इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन। देखो, रेनबो रेवोल्यूशन अलग है, एवरग्रीन अलग है। यहां से एवरग्रीन हटा रहा हूं मैं ना, पुराना चार्ट है ये। एवरग्रीन का मतलब अलग होता है, रेनबो का मतलब अलग होता है। रेनबो का मतलब होता है सप्तरंगी क्रांति या इंद्रधनुष क्रांति। और एवरग्रीन का मतलब होता है सर्वहरित क्रांति, जो एम एस स्वामीनाथन ने दी है, इसलिए हटा रहा हूं यहाँ से। ठीक है? हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में आ जाएगी। तो रेनबो रेवोल्यूशन किसने दी? नीतीश कुमार। नहीं, दूसरे वाले, बिहार वाले नीतीश कुमार। गुटखा छोड़ दे, जो बड़ी बात है दुनिया में। ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन, बांस उत्पादन। हरा सोना बरसीम को कहते हैं ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन, बांस उत्पादन। मिक्स नहीं करना चीजों को। हाँ, ग्रीन गोल्ड मतलब हरा सोना क्रांति, ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन। फिर ये व्हाइट में जो लिखा है दिखेगा ही नहीं तुमको। हाँ, मैं बोलूंगा जब तो लिखोगे। वहां तक पहुंच गए तुम? ये बताओ पहले, है पक्का? तुम्हारी स्पीड का पूरा भरोसा है मुझे, कि तुम वो लोग हो जो परसों एग्जाम है, आज भी घर से निकलो तो भी 5 मिनट लेट हो जाते हो। कई बच्चे तुम्हारे एग्जाम सेंटर पे जाके कहते ओ बाप रे, आधार कार्ड तो घर ही रह गया। निका महीना निका कुछ, पूरा पेज भर दिया रे। चलो, अब मैं बोलूंगा वो लिखना है ना? गोल्डन फाइबर क्रांति यानी स्वर्ण रेशा क्रांति। गोल्डन फाइबर या स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट से। जूट के रेशे को गोल्डन फाइबर कहते हैं। सिल्वर फाइबर या रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित है। सिल्वर फाइबर या रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित है। फिर केसरिया क्रांति, कौन सी क्रांति? केसरिया क्रांति, दाने दाने में। क्या विमल से संबंधित लिखोगे? नहीं, सौर ऊर्जा से संबंधित। कैसे संबंधित? सौर ऊर्जा। राजस्थान के एक किसी वकील ने याचिका लगा दी है
तो टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन और वो कौन था रे, शाहरुख खान और अक्षय कुमार भी। इनको चारों को बुलाया हाई कोर्ट ने कि आओ और ये साबित करो कि 2 लाख रुपए किलो केसर हर दाने में कैसे आएगी। मैं कहा दाने दाने में केसर का दम, बताओ केसर है इसमें कितनी है, कब डाली। विमल का मालिक उधर का ही है और बहुत अमीर आदमी है। इतना अमीर आदमी है कि जितना बड़ा ऑडी का बैनर लगता है उससे भी बड़ा विमल का बैनर लगता है। टीवी पे ऐड देखा तुमने कितने महंगे पड़ते हैं, टीवी पे ऐड आ रहा, तो बहुत बड़ा कारोबार है उसका। ठीक, केसरिया क्रांति लिखा। अब लिखो स्वीट रेवोल्यूशन, मीठी क्रांति। बताओ किससे संबंधित। मीठी क्रांति किसे, शहद से संबंधित, शहद उत्पादन से। मीठी क्रांति या स्वीट रेवोल्यूशन। चलो तो ये अपने हरित क्रांति तक अपन पहुंच गए। अब आगे बोले सर अब आगे क्या ही है। अब आगे छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ तो तुम्हारे काम की नहीं भी है उसमें से वो हटा देंगे अपन, जो तुम्हारे काम की है वो लिखेंगे। घोड़े गधे सब देख लिया तुमने पहले ही, है ना। हाँ। फिर आएंगे 1973, डेयर और एआरएस की स्थापना पर। ये सुपरवाइजर में पूछे जाने जैसे प्रश्न नहीं है ना। डेयर क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, एक पूरा निदेशालय बनाया और फिर कहा कि आईसीआर अब इसके अंडर में काम करे। तो जो आईसीआर का डीजी होता है वो डेयर का भी डीजी होता है, एक ही संस्था है, पर आईसीआर थोड़ा छोटा है, डेयर उससे भी बड़ा है। ठीक है। फिर कृषि अनुसंधान सेवा एआरएस की शुरुआत की गई, यानी जैसे आईएफएस होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही एआरएस शुरू की, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, मतलब कृषि में अलग से वैज्ञानिक बनेंगे और इसके लिए फिर एएसआरबी की एग्जाम शुरू हुई। अपने लिखो 2 अक्टूबर 1974, कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना। और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में खोला गया, है ना। ये टीएनएयू के अंडर में खुला, है ना। अब देखो भारत में वर्तमान में 731 केवी के है और राजस्थान में 47, है ना, आईसीआर की वेबसाइट के अनुसार। ये हर साल खुलते रहते हैं। 731 और राजस्थान में 47। अच्छा, केवीके में से कभी कभी एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है, केवीके क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र या फार्म साइंस सेंटर। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में 731 और राजस्थान में 47, यहां तक पहुंचे कि नहीं, अभी पहुंच गए। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हो तुम कि कहाँ रह गए यार, प्यारे मोहन इधर देखो। हाँ। तो कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की क्या जरूरत पड़ी, है ना। ऐसा माना जाता है कि आईसीआर या आईसीआर से ज्यादा तो आईआईटी रुड़की, खड़गपुर,
आईआईएससी बेंगलोर, एग्रीकल्चर में जितनी भी नवीनतम तकनीक और मशीनों का प्रयोग हुआ है ये सब आईआईटीज ने बनाई। एग्रीकल्चर वालों ने सिर्फ बजट उठाया, इसके अलावा कोई खास बड़ा काम अभी तक किया। अरे गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि का आविष्कार आईआईएससी बेंगलुरु में ने किया, डॉक्टर सी एन आचार्य ने। वो एग्रीकल्चर का वैज्ञानिक थोड़ी था, वो तो दूसरा वैज्ञानिक आईआईटीएन था वो तो, है ना। तो अपन खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? आईआईटी से, क्योंकि फूड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, खाना तो रोज खा रहे हैं ना सब, तो वो फूड इंडस्ट्री मान के एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। अपन एग्रीकल्चर मान के एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे। तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता नाम से एक समिति बनी, उसमें कुछ सदस्य थे। उन्होंने भारत भर में घूम के बात का अंदाजा लगाया कि टेक्नोलॉजी मार्केट में भी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी बन भी चुकी है, पर किसान उसको नहीं अपना रहे हैं क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग देता ही नहीं। जैसे मान लो ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये पूछे सर क्या करूं, मैं कहूँगा एक पोल्ट्री फार्म डाल ले। अब ये फिर वैसा वैसे कैसे डाल लूं, पैसा कहाँ से आएगा, कितना खर्चा आएगा, एक मुर्गी के लिए कितना खर्चा आता है, कितनी जगह चाहिए, कितने मजदूर चाहिए, कितना खाना चाहिए, बेचूंगा कहाँ, इसको कुछ आइडिया नहीं है। तो ट्रेनिंग के लिए, किस चीज के लिए, ट्रेनिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है ना, ताकि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके नई तकनीकों का, नई चीजों का, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन। साथ ही साथ जैसे मान लो किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, उसके साथ जो जो यंत्र आते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका मेंटेनेंस कब कब करना है, तो ये पूरी ट्रेनिंग देने के लिए केवी के खोले गए। साथ ही साथ ये सब यूनिवर्सिटी के कोलाबोरेशन में काम करते हैं, मतलब केवी के अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, केवी के किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होता है, तो स्टूडेंट भी वहां ट्रेनिंग लेते हैं, है ना। केवी के साइंटिस्ट कॉलेज में भी लेक्चर देते हैं, ज्यादातर तो यही चल रहा है अभी इंडिया में, है ना। दूसरी बात कि केवीके की 100% फंडिंग आईसीआर से होती, ये प्रश्न भी आ सकता है कि केवीके को पूरा पैसा कौन देता है? राज्य सरकार नहीं दे, केंद्र सरकार भी कौन देती है? आईसीआर। तो केवीके 100% किसके अंडर में आते हैं? आईसीआर। चलो और आगे चले। अब 1975 में एएसआर भी नहीं लिखना अपने को, है ना। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ये प्रश्न 2020 में 3 एग्जाम हुई, तीनों में ही आया था। खाली सन ही याद करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, मैं बता चुका हूं तुमको इनके बारे में। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, 3 प्रकार की बैंक, है ना। जो कोई रिमोट इलाके होते हैं, गरीब क्षेत्र होते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बैंक जाके शाखाएं नहीं खुलती, है ना। तो गरीब इलाके और गरीब ही रह जाएंगे। तो उसके लिए फिर टारगेट करके एरिया में बैंक खोली जाती है कि 4 जिलों में ही काम करेगी, इससे बाहर जाएगी ही नहीं। तो किसी विशेष पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने, एक प्रोग्राम चला है प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम, है ना। इसमें गांव के लोगों को बस में भर के ले जाते हैं, तीरथ भी कराते हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं। कई सारे लोग जाते, दिल्ली जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, दर्शन के दर्शन, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग। इसको क्या नाम दिया गया? प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम। लिख लो इसको, ये आ सकता है। ये यही करवाना है तुमको सुपरवाइजर बन के, है ना। सुपरवाइजर का मुख्य कार्य क्या है बेटा? भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजनाओं को मैदानी क्षेत्रों में लागू करना। मैदानी मतलब गांव गांव, घर घर जाके मैदानी कार्य करता हो तो देखो, तुमको ये काम करना चाहिए, पर इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता सुपरवाइजर के 10 किसान 20 किसानों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग दे। उसके लिए सोनू सर जैसा आदमी चाहिए फिर। आईआरडीपी समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना 1978 में स्टार्ट हुई। 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, है ना। आईसीआर की गोल्डन जुबली पे, आईसीआर को कितने साल हो गए बेटा? 50 साल। कब हुए? 1979 में ही हो गए थे, है ना। तो आईसीआर की 50वीं वर्षगांठ। और इसका पैसा आया वर्ल्ड बैंक से। लेव टू लैंड मतलब
हफ्ते में एक दिन साइंटिस्ट खुद गाँव में जाएंगे, खेतों में, और किसानों को समझाएं। सरकारी नौकरी आसान नहीं है। रावे गए तुम कभी रावे? तुम्हारे केवी के वाले आते थे हर हफ्ते, नहीं आते थे? हैं? नकली रावे कर लिया तुमने। रावा। करा भी कि नहीं करा? रावे काम करा के खाली असाइनमेंट ही बनाए बैठ के? वो भी नहीं बनाए? चलो कोई बात नहीं, इसीलिए सुपरवाइजर तैयारी करना पड़ रही। नहीं तो अभी अक्टूबर में डबल एओ की एग्जाम, एआरओ की है ना? डबल एओ की भी है, डबल एआरओ की भी है, एआरओ की भी है। पता है कि नहीं तुमको? एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, अभी कल ही तो रील बनाई मैंने, तुमने देखी नहीं होगी। कुछ मत देखो, तुम सुपरवाइजर बनो डायरेक्ट। फिर ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया गया 1979। ये सब रट लेना, भगवान ने चाहा तो आ जाएगा। देखो, जो सबको आता है वो आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो सबको नहीं आता और सिर्फ अपने को आता है, और अगर वो आता है तो फिर फायदा है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम आया, कोई फायदा नहीं, सबको आता है। पर रागी का आया, फिर अपने को फायदा है। नुकसान मत कर लेना। चले आगे? नहीं चले? चलो रे यार। फिर नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 में, प्रोफेसर शिवारमन कमेटी की सिफारिश। खाली इतना लिखना ही है इसमें, अब ज्यादा मैं तुमको डिटेल नहीं करूंगा एक्सप्लेन, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करता हूं तुम्हारे तोते उड़ जाते। ओ भाई। नाबार्ड कैसे बनाया गया? तो रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने 50-50 पैसे मिला है। कितने मिला है? 250-250 करोड़ दोनों ने। और इसके 12 डायरेक्टर होते हैं। चलो खैर। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? इसका नाम ही इसका उद्देश्य, देखो क्या नाम लिखा है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो उद्देश्य क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक का भी कहाँ है? मुंबई। तो बैंकों के मुख्यालय मुंबई में, बाकी सब दिल्ली। चलो आगे चलें। 1985 में एक फसल बीमा योजना चली थी, जो बहुत छोटी सी थी, है ना? पायलट प्रोजेक्ट था। बाद में 1999 2000 में उसको राष्ट्रीय कृषि बीमा, अभी आएगी आगे, सब आ जाएगी, चिंता नहीं करना, लिख लो। 1985 फसल बीमा योजना। क्या करूं बेटा? क्या लिखना है इसमें से? ये नहीं लिखना है इसके वर्तमान चेयरमैन, खाली इतना ही लिखना है। चेयरमैन नहीं लिखवाऊंगा मैं। लिखो। 1986 तकनीकी तिलहन मिशन, टीएमओ, अब उसको टेम्पो कर दिया, है ना? ऑयल पाम भी उसमें जोड़ दिया, तो उसका नाम टीएमओ की जगह क्या हो गया? टेम्पो। लिख लिया? अरे नहीं, कहा गया? फिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, 1998-99, ये आने की पूरी संभावना है ना? हाँ बेटे। फोटो नहीं देखना, लिखना फटाफट। फोटो देख रहे हैं आप, भगवान। भगवान ने चाहा तुम्हारा भी ब्याह होगा, इतना लोड नहीं लेना है जिंदगी में।
ये देखो, फिर ब्याह होने के बाद ये स्थिति हो जाएगी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। फिर वो दादा देखने लग, क्या है यार तू भी। राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू हुई? सन 2000। मुझे पता है 99% तक तो भर चुके हो तुम, अब ब्लास्ट हो जाओगे थोड़ी देर में। है, ज्यादा लिखवाता हूं मैं तो बच्चे घबरा घबरा जाते हैं बिल्कुल, कभी इधर भागते कभी उधर भागते। कभी कभी तो एप्लीकेशन लिख देते हैं कि ये सर को हटाओ, शॉर्टकट वाले सर लेके आओ जो डाउनलोड कर दे डायरेक्ट। दादा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। अभी अंकुरण से पहले परागण की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो फूल झड़ जाएंगे। चलो आगे चले बेटा। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? 2004 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के। इनकी कहानियां सुनाऊं क्या सबकी? नहीं, लिखो फटाफट, तुम्हारा कोर्स ही खत्म नहीं हो रहा है। मेरे से रोज पूछते हैं कि कब खत्म होगा। मैंने कहा शुरू किसने किया था। तुम मालूम है दिया बुझने से पहले थोड़ा सा तो पढ़ाना नहीं है क्लास में। लिख लिया? तुम लिखते हो नहीं, बात कर रहे हो दोनों यार। फिर मैं कुछ कहूंगा फिर हंसोगे, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। हाँ, लड़का हो कि लड़के इस बात कर, वो भी क्लास में चलती में। घर वाले क्या ही सोचेंगे। नहीं करना है क्लास में बात कभी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू हुआ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल। है ना, बीएचयू ने पूछा था 2014 में। कांग्रेस का रहा होगा कोई पेपर सेट करने वाला। मोदी जी आ गए 15 में तो उसको ऐसा लगा कि ये पूछूंगा। चलो चले आगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हॉर्टिकल्चर का एमआईडीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आता रहता है हर 4-5 एग्जाम में, कभी न कभी आ जाता है। वैसे बहुत पैसा भी आ रहा है अभी सरकार का। तुम्हारे हॉर्टिकल्चर का सुपरवाइजर अलग थोड़ी होता है। उधर पोस्टिंग दे देते हैं। एमपी में अलग अलग होता है। आर एईओ अलग होता है और आर एच ईओ अलग होता है, पर उसके लिए बीएससी है जी कंपलसरी। 12वीं के बेस पे कोई नौकरी। काम यही है, तनख्वाह 42,000 है। मतलब जहाँ हर गांव का सुपरवाइजर होता है वहां हर गांव का आर एईओ आर एच ईओ होता है।
राजस्थान सरकार बहुत तेज है, 14-15 हजार में काम करा लेती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये तो पढ़ा दी होगी तुमको सोइल वालों ने। ठीक है, सूरतगढ़ में इसकी घोषणा की थी, है ना, गंगानगर में है। कौन कौन से तत्व आते हैं इसमें? कौन से 12, कौन से? एनपीके, सीएमजी, एस। पर कैल्शियम थोड़ी आता है उसमें, ना ही पोटेशियम आता है? हाँ, कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं आता है। कौन कौन आता है? एनपीके, एस, और बोरॉन, सल्फर। सल्फर तो हो गया ना, बोरॉन, और आयरन, कॉपर, जिंक, और मैग्नीज, फे, मन, कूजन और बो, है ना। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, और फिर ईसीओसी, पीएच। ईसीओसी पीएच भी तो आता है ना। इसी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कार्बन, और पीएच मतलब पीएच। तो योजना आयोग को फिर से तोड़ दिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी की तरह ये काम करता है, पर है सरकारी, है ना। इसके सीईओ होते हैं। 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। और आगे चले। अरे एक ही लाइन लिखना है घनश्याम। 2015-16 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इन्होंने कहा कि 5 साल में हमने भारत की शस्य सघनता 141 से 151 पहुंचा दी। इनका अलग ही डेटा चल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। नीचे 2 लाइन अंग्रेजी में लिखी है, वो भी लिखना है। आजकल ये पूछ लेते हैं स्लोगन, जैसे स्वस्थ धरा खेत हरा, ये किसका है? सोइल हेल्थ कार्ड का। वैसे इसका स्लोगन क्या है? हर खेत को पानी। बोले अंग्रेजी में बताओ। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हर बूंद से ज्यादा फसल। और आगे चले? नहीं चले? दम झेल रहे हो तुम? ड्रम नहीं झेलना है। ड्रम का तो नाम भी नहीं लेना है। देखो, ये प्रश्न पूछा हुआ है, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई, है ना। 2000 कब की गई बेटा? 16-17। पर इसका जो साल पूछे तो 2015-16 लगाना है। क्या लगाना है? क्योंकि तुम्हारी 12वीं की किताब में क्या लिखा हुआ है? 15-16। तो इसको करेक्ट कर दूं मैं थोड़ा सा? 2015-16 लिखना है। क्या लिखना है बेटा? हाँ। एक बार और देख लेंगे अपन 12th की बुक में क्या लिखा है, क्योंकि 12th का ही सही मानेंगे वो, न्यूज़पेपर्स वगैरह का नहीं मानेंगे। यस सर। टाइम हो गया? नहीं हुआ यार, अभी तो बहुत टाइम है बेटे, रुक जाओ 1 मिनट।
मेरी आंखें सही है पर वो मास्टरों वाली स्टाइल में करना पड़ना है। चलो लिख लिया बेटा। ये जैविक खेती से संबंधित है, लिखो। जैविक खेती में भी लिखवाया था मैंने, याद आ रहा है कुछ कुछ? हम्म। और ये वाला प्रश्न इस साल आएगा। कौन सा वाला आएगा? बोले आपने इतने प्रश्न 4-5 तो यहीं से बता दिए। तुम क्या चाहते हो, मैं 20 बताऊं, 20 आ जाए पूरे? वाह, फिर मैं कोचिंग खोलने की जगह बाबा बन के नहीं बैठ जाऊं दाढ़ी लपा मंदिर के बाहर, वहां ज्यादा पैसा। चलो लिखा क्या बेटा छोटे बच्चों? अच्छा, ये फसल बीमा है क्या, ये तो बताओ तुम मुझे। हम्म। मुआवजा नहीं मिलता, बीमा अलग चीज होती, मुआवजा अलग चीज होती है। फसल बीमा का मतलब होता है यदि किसान की फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 1 हेक्टेयर में 50 क्विंटल गेहूं होता है, कितना होता है? मान लो 1 लाख रुपए का गेहूं होता है, तो अगर गेहूं की फसल बर्बाद हो गई तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, है? फिर किस बात का बीमा? बीमा मिलता है जो अपन ने खर्चा किया उसका, कि 1 हेक्टेयर गेहूं उगाने में अगर 40,000 खर्चा आता है तो बीमे में कितने पैसे मिलेंगे? 40,000। ये ध्यान रखना है ना, लागत मूल्य का बीमा मिलता है, मुनाफे का बीमा बीमा नहीं। तो किसान सोचे कौन गेहूं काटेगा, एक काम करो आग लगा देते, पैसे बैंक से ले आएंगे। सही बात है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना, लागत मूल्य मिलता है, मुनाफे का पैसा नहीं मिलता है ना। अब बीमा करवाते कैसे, तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसके साथ कुछ पैसे भी जमा करना पड़ते हैं, उसको कहते हैं प्रीमियम राशि। क्या कहते हैं बेटा? खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्यिक या बागवानी फसल के लिए 5%, क्योंकि इनके खराब होने की संभावना ज्यादा होती। सब्जी है लगा रखी, खराब होने की संभावना पूरी पूरी। खरीफ में भी ज्यादा रोग कीट लगते हैं, ज्यादा संभावना। रबी की फसल ज्यादा खराब, वही आदमी लगाता है जिसके यहाँ पानी है, और उसके पास पानी है तो फिर टेंशन ही नहीं। चलो लिखो, क्या लिखोगे? ये तो लिख ली लाइन, अब लिखो क्या लिखोगे। इधर फसल और इधर प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का प्रश्न आता है। देखो और भी लिख रखा है, क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जमीन और फसल का दस्तावेज। सुपरवाइजर आज ही बना देता हूं मैं तुमको। क्यों या भैया? रबी में 1.5%, खरीफ में 2%, और बाकी सब में 5%। वाणिज्यिक फसल किसको कहते हैं? गन्ना, कपास, ये सब काय में आती है? वाणिज्यिक, रोकड़। देख लिया बेटा? ये आदमी लिख नहीं रहा, मुझे पूरा पूरा सके देखते इसकी कॉपी। ये वाला 14 अप्रैल 2016, इनाम योजना। ये प्रश्न कब पूछा बताओ? 24 में थोड़ी, 21 में। 24 में दूसरा पूछा था। इनाम योजना कब प्रारंभ हुई, बताओ कब हुई? 14 अप्रैल 2016। ऐसे ही प्रश्न पूछा था सुपरवाइजर, चारों ऑप्शन ऐसे। अरे 2021 के सुपरवाइजर के पेपर में। 14 फरवरी 16 ही है ना। देखो पहले क्या, मंडी में एक एक मंडी की जानकारी दूसरी मंडी में नहीं पहुंचती थी, अब सब ऑनलाइन से कनेक्ट कर दिया, उसी को क्या नाम दिया? ही नाम।
नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केटिंग, उत्तम फसल उत्तम इनाम। इसको राष्ट्रीय कृषि बाजार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मैडम? ऑनलाइन वालों तुम लिख रहे हो क्या रहे हो? नहीं, तुम्हारी बेच के ऑनलाइन वाले बहुत समझदार हैं। बाकी तो इतने मूर्ख भरे पड़े हैं ऑनलाइन में, वो इसको यूट्यूब लेक्चर समझते हैं। एक कमेंट करते हैं, फिर उसको कॉपी करते हैं, फिर उसको पेस्ट पेस्ट करते रहते हैं दिन भर। फिर मुझे यहीं से ब्लॉक करना पड़ता है उनको डायरेक्ट। फिर 4 5 6 दिन तक उधर फोन लगाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, पता नहीं उनको वापस जोड़ते भी है कि नहीं जोड़ते। बहुत खराब काम है रॉयल इंस्टीट्यूट का, है ना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दो योजना शुरू हुई। कब हुई बेटा? 2019 में, 12 सितंबर और 24 फरवरी। ये केवल सीमांत और लघु किसानों के लिए है ना। ये बेरोजगारों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन मजदूर। वो कह रहा ऊपर से जा रहा है, ऊपर से ही जाना चाहिए बेटा, पानी नीचे से नहीं जाना चाहिए। भाई तू भी क्या यार, खतरनाक आदमी। मैं खाली लिखवा रहा हूँ और ये इसके ऊपर नीचे हो रहा है, खाली लिख के रटना है। सुपरवाइजर भी बनना है, हर चीज ऊपर से जा रही है। कैसे बनाएंगे सुपरवाइजर बताओ तुमको? तुम वो लोग हो, सरकार खुद आके कहे कि ले बेटा सुपरवाइजर बन जा, बोले ऊपर से जा रहा, कहना क्या चाहते हो? योजनाएं हैं, तारीख है, याद करना है, बस बात खत्म। सुपरवाइजर का काम ही ये है, सब योजना ही करना है तुमको, बस और कुछ तो करना ही नहीं इतनी पढ़ाई। ऊपर से जाना। इफको की स्थापना कब हुई? 3 नवंबर 1967। अरे नहीं लिखना है इतना, तू मत लोड ले। जो तेरे लिए जरूरी है ना, मैं बीच में रोक के लिखवाऊंगा। लिखवाता हूँ कि नहीं? हाँ, इतना। फिर तो डायरेक्ट डबल एओ बन गया, तो फिर बीच वालों को दिक्कत आएगी। तैयारी सुपरवाइजर का कर रहा था, बर्न डबल एओ गया। ये आदमी कैसा है यार। भरा कि नहीं फॉर्म? नहीं भरा? भर देता, कभी कभी तुक्के लग जाते। कहीं भी नहीं लगते हैं, बेरू बन जाता आदमी पेपर देख। अच्छा, तुम 12वीं पास हुए तो तुम्हारे गांव में कोई आदमी मिला होगा, अगला पेपर दिखा, फिर उसने पेपर देख के कहा अरे हैं, ये कोई पेपर है क्या? बेच आ गई। तुम्हारे साथ और भी बैठते हैं क्या? फिर तुम भगोगे यहाँ से? चलो तो भगो फिर यहाँ से। और थोड़ोक रही हो बहन, अतरोक रही हो खाली। यो नहीं हो। अब मैं कहता रहा 95% तक मामला हो गया था, अब 100% हो गया है। ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट रैंक आ जाती है यार। स्थापना का तारीख ही। हैप्पी बर्थडे। उसने तो कॉपी रख ली, उसने सोच लिया बन ही गए सुपरवाइजर, अब क्या ही है। आईटी। खत्म। ये आखिरी है बस। लिख लो यार प्लीज। पड़ोस में से लिख लेने यार। है उसने ही नहीं लिखा? ओ पड़ोसी, समझना है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं जब खुद ही नहीं समझा रहा हूँ उसको, तो तुम क्यों समझ रहे हो? खाली यूं लिखना, एनएफएल 1 सितंबर 1969, बस इतना सा है। उसको कैसे समझोगे तुम, ये बताओ मुझे। ये लो, अब दिखेगा नहीं। दो बड़ी समस्याएं हैं।
देखिए, ये लो। हाँ, अभी ये 2019 तक पहुंच गए हैं अपन।